नमस्कार, मैं डी के राज आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फिर मैं आज आपको फिर एक बार अध्ययन की ओर आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए ज़रूरी विषय है। जी हाँ, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चट्टान, जो कि भूगोल विषय से है। ठीक है, भूगोल विषय में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ये ज़रूरी बिंदु है, जिसे कि जानना है। और आज आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको चट्टान के बारे में ही आज बताने चल रहा हूँ। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में आज क्लियर कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ चट्टान किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको हास्य मूड में ला दूँ। इसके लिए पहले बता दूँ कि मैं अभी 3 दिन पहले मैं क्लास 7 में था, जब बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। उसमें शब्द आया था चट्टान, जो आज मैं बता रहा हूँ। यही चट्टान शब्द आया था। मैंने बच्चों से पूछा था कि चट्टान किसे कहते हैं, बच्चों को मालूम नहीं था। अब चूंकि क्लास में बच्चे कुछ शरारती भी होते हैं, कभी कभी मजाकिया मूड में होते हैं, फ्री माइंड बच्चे रहते हैं, तो कभी कभी टीचर से मजाक भी कर लेते हैं। मजाक करने का मतलब कुछ ऐसी बातें बोल लेते हैं जिससे कि हंसी आ जाए। तो मैंने पूछा बच्चे से कि चट्टान किसे कहते हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोलता है कि सर मुझे पता है चट्टान किसे कहते हैं। मैंने पूछा कि ठीक है बताओ चट्टान किसे कहते हैं। तो बताता है कि सर चटनी के पत्ती को चट्टान कहा जाता है। मजाकिया मूड में था, आंसर तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलता है। बच्चे सब हंस पड़े थे। शायद आपको भी कुछ हंसी इस तरह से आ रहा हो या प्रसन्नता हो रही कि भाई ये कौन सा आंसर है। ठीक है, उत्तर क्या देता है बच्चा कि चटनी के पत्ती को चट्टान कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, चटनी के पत्ती को चट्टान कहा जाता है। मैं भी थोड़ा मजाकिया मूड में आ गया उसकी बातों से, और मैं बोला कि नहीं तुम समझ नहीं पा रहे हो, चटनी के पत्ती को चट्टान नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो चटनी के पत्ती को चटना कहा जाता है। सभी बच्चे हंस पड़े थे, क्योंकि मैं भी मजाकिया मूड में था। तो इस तरह से ऐसी बातें हो गई थी। लेकिन उस बातों को छोड़कर मैं आ रहा हूँ यहाँ विषय वस्तु पर। मैं आपको क्लियर आज कर रहा हूँ कि चट्टान किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है वो चट्टानों से हुआ है, कुछ कठोर और कुछ मुलायम। इस तरह से कठोर और मुलायम चट्टानों के मेलजोल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। चलिए जानते हैं हम लोग कि चट्टान किसे कहते हैं। मैं चट्टान अर्थात रॉक के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं 3 तरह से आपको परिभाषा दूंगा, जिससे कि आप स्पष्ट समझ लेंगे कि चट्टान किसे कहते हैं। बिल्कुल आसानी से आपके समझ में आ जाएगा ये बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में लिखा गया है कि पृथ्वी के स्थल मंडल का वह भाग जो सबसे अधिक कठोर हो। ध्यान रखिए, पृथ्वी के स्थल मंडल का वह भाग जो सबसे अधिक कठोर हो उसको चट्टान कहते हैं। याद करते चलिए, आप ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी के स्थल मंडल का वह भाग जो सबसे अधिक कठोर हो उसे क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बता रहा हूँ दूसरा परिभाषा कि एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से निर्मित ठोस अवस्था, उसको भी चट्टान कहते हैं। दोनों में काफी का अंतर हो रहा है। पहली परिभाषा में और दूसरी परिभाषा में बहुत का अंतर है। पहली परिभाषा अगर ठीक से देखा जाए, तर्क की दृष्टि से देखा जाए, प्रमाण की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो लगभग गलत हो जाता है, पूरी तरह से सही नहीं होता है। क्योंकि पहली कब सही माना जाता है, जैसे पृथ्वी के स्थल मंडल का वह भाग जो सबसे अधिक कठोर हो। कठोरता और चट्टान दोनों नाम से एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें अर्थ समझ में आती है। अक्सर क्या हो जाता है ना कि चट्टान कठोरता का प्रतीक होता है। ठीक है, लोग भी क्या करते हैं कि बोलचाल की भाषा में या अपने माइंड को ऐसे सेट करके रखे हैं कि लगता है कि जब भी चट्टान का नाम लिया जाए एक कठोरता का प्रतीक होता है। कठोरता दिमाग में अर्थ निकल कर आ जाता है, चट्टान अर्थात कठोरता। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हम चट्टान की तरह सीना तान के खड़े रहें। कोई समस्या आता है, झगड़े वगैरह हो जाते हैं, कोई विवाद हो जाता है उस टाइम। या फिर कभी कभी ये बातें आती है कि तुम हमें हवा के साथ उड़ने वाले धूल का कण न समझना, हम तो एक आंधियों से लड़ने वाले चट्टान हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि पहाड़ की तरह सीना तान के हम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ का ताल्लुकात चट्टान से होता है, कठोर चट्टानों से। तो दिमाग में वो बात आ जाती है कि चट्टान मतलब कठोर, जबकि ये गलत है। चट्टान मतलब सिर्फ कठोर ही नहीं,
मुलायम चीज़ें भी होती हैं, मतलब कुछ मुलायम चट्टानें भी होती हैं जो कठोर नहीं होती है। अतः सिर्फ अगर हम दिमाग में बैठा लिए हैं कि चट्टान मतलब कठोर, तो पूर्णतः सही नहीं है। और यही पहली उदाहरण जो है हमें बताता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल का वह भाग जो सबसे अधिक कठोर हो उसको चट्टान कहते हैं। ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब आपको कहीं ऐसा न लगे कि भाई जब सही नहीं तो बता क्यों रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कहीं किताबों में यही वाला परिभाषा दिया गया है, कहीं कहीं पर किताबों में यही परिभाषा दिया गया है। तो आप जिस समय उस किताब को पढ़ रहे हैं, कहीं ये परिभाषा आपको मिले तो आपके दिमाग में भी ये सेट हो जाएगा कि कठोरता यहाँ सबसे अधिक कठोर, तो कठोर चीज़ों को ही आप चट्टान समझिएगा। लेकिन वैसा नहीं है। तो क्या है ये देखिए कि एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से निर्मित ठोस अवस्था, यानी एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से जो ठोस अवस्था का निर्माण होता है वो होता है चट्टान। पहले ध्यान में रखिएगा आप कि चट्टान बनता कैसे है। तो चट्टान बनता है खनिजों के मिलने से। खनिजों मतलब बहुत से खनिज के मिलने से बनता है। यहाँ बताया गया एक या एक से अधिक, एक खनिज से भी चट्टान बन सकता है, बनता है, या एक से अधिक खनिजों के मिलने से भी चट्टान बनता है। तो अब आप क्लियर इसको समझ लीजिए, ये सदैव याद रखना है कि एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से निर्मित ठोस अवस्था, यानी जो एक या एक से अधिक खनिजों से जो निर्मित होता है, बनता है, वो जो ठोस अवस्था होता है, द्रव अवस्था नहीं ठोस अवस्था, गैस अवस्था नहीं ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। ठीक है। अब एक और परिभाषा बाकी जिसको मैं आपको बता दूं, भूपटल के सभी कठोर व मुलायम पदार्थ, ध्यान रखिएगा मैंने पहले ही बताया था कि चट्टानें कठोर और मुलायम दो तरह की होती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भूपटल के सभी कठोर व मुलायम पदार्थ जो खनिजों, यानी कि खनिज नहीं है, लाइन पर ध्यान रखिए कि भूपटल के सभी कठोर व मुलायम पदार्थ जो खनिज नहीं है। नहीं है का मतलब आप जानते हैं कि खनिज से चट्टान बनता है, तो खनिज को तो चट्टान कह नहीं सकते हैं। अर्थात भूपटल, भूमि के निर्माण में जो खनिज है वो खनिज है, और जो खनिज नहीं है या खनिज से बना है वो है चट्टान। तो ये तीन तरह के आपको मैंने परिभाषा दिया, जिसके माध्यम से आप शायद स्पष्ट समझ गए होंगे कि चट्टान किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है चट्टान तीन तरह के होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। आप ध्यान रखिएगा, इस रूपांतरित चट्टान को कहीं कहीं पर कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायांतरित। कायांतरित चट्टान भी इसको कहा जाता है, रूपांतरित चट्टान को। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा। फिलहाल में सबसे पहले मैं आपको आग्नेय चट्टान के बारे में बता दूं। आग्नेय चट्टान को पृथ्वी का प्रारंभिक चट्टान माना जाता है। ध्यान रखिए, आग्नेय चट्टान को पृथ्वी का प्रारंभिक चट्टान माना जाता है। प्रारंभिक मतलब प्रारंभ यानी शुरुआत। तो पृथ्वी जब बनी तो चट्टान भी जितने तरह के हुए, उसमें सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ, जो चट्टान कहलाया आग्नेय। आग्नेय चट्टान जो कि आग से निर्मित होता है, मतलब कि पृथ्वी के अंदर, यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी के अंदर किसी ताप या दाब के कारण कुछ ऐसी वस्तुएं हुई, कुछ ऐसे खनिज हुए जो पिघलने लगे। ठीक है, और पिघल कर वो मैग्मा के रूप में बन गया। मैग्मा खनिजों का पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा या लावा भी कहा जाता है। आप शायद लावा समझ रहे होंगे, लावा किसे कहते हैं। कभी हो सकता है कि आप देहात में भूंजा कहा जाता है। ठीक है, देहात में भूंजा, और हिंदी की भाषा में उसको कहा जाता है चबेना। ठीक है, तो अगर चबेना आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं भूंजा शब्द का ही प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ। भूंजा आप खाए होंगे, जैसे चना, मक्का, मटर, जौ, चावल इत्यादि का भूंजा होता है। बालू या फिर किसी चीज़ में उसको भून दिया जाता है, और भूनने के बाद उसे खाया जाता है। स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ठीक है, खाकर ट्राई कीजिएगा,
खाए होंगे तो याद आता होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भूंजा होता है। ठीक है, भूंजा भी जब भूंजा जाता है मतलब भूना जाता है, तो शायद आप भूनते हुए अगर देखे होंगे तो आपके समझ में जल्दी मतलब जल्दी आसानी से आ जाएगा दिमाग में, और अगर नहीं देखे होंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे समझ में आएगा। जैसे होता क्या है कि भूंजा होता है सब, उदाहरण के लिए मैं मक्का का भूंजा बता रहा हूँ। मक्का का भूंजा जैसे बालू वगैरह में देहातों में क्या करते हैं, बालू को गर्म किया जाता है और गर्म बालू में मक्के को डाल दिया जाता है, उसको उसमें मिलाया जाता है, मतलब उसको चलाया जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ से, किसी लकड़ी से या फिर लोहे के छड़ से, लोहे का छड़ नहीं बल्कि लकड़ी से ही चलाया जाता है, ताकि चूंकि लोहा का अगर छड़ हो तो बालू के साथ साथ लोहा का छड़ भी गर्म होगा, और आप जो लोहा का छड़ पकड़े हैं बालू में गर्म है, धीरे धीरे वो गर्म होकर आपके हाथों को भी गर्म कर देगा, बाद में उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, गर्म ज़्यादा होगा। तो लकड़ी होगा जो कि गर्म जितना दूर बालू में रहेगा उतना ही रहेगा, बाहर वाला गर्म नहीं होता है, तो इसलिए लकड़ी का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। लकड़ी से उसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है, उसमें फेंटा जाता है, मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद क्या होता है कि बालू गर्म रहता है तो साथ साथ मक्का भी गर्म हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि मक्का की बाहरी परत, मक्का जो होता है उस पर बाहर एक छिलका होता है, परत होता है, और उसके अंदर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा मुलायम होता है। तो क्या होता है कि बालू बहुत अधिक गर्म रहता है तो बालू में भी मक्का गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो क्या होता है कि अंदर का हिस्सा मुलायम होता है, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी ही गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होकर। और बहुत अधिक गर्म होकर वो क्या करता है कि फैलने लगता है। कैसे फैलता है कि बहुत अधिक गर्म होने के बाद वो गीला बन जाता है। शायद हम लोग अनुभव किए होंगे या नहीं किए होंगे, लेकिन आप अनुभव कीजिएगा जरूर इस बात को कि जब गर्म किया जाता है बालू और गर्म बालू में उसको मिलाया जाता है तो बालू के साथ साथ मक्का भी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या होता है कि मक्के के अंदर मतलब मक्का के दाना के अंदर जो होता है, अंदर का हिस्सा मुलायम होता है, वो गर्म होकर पिघल जाता है, पिघल कर बिल्कुल मैग्मा यानी कि गीला हो जाता है। ठीक है, गीला हो जाता है। चूंकि गर्म होता है तो वो फैलना चाहता है, फैलता भी है, और फैलता है तो क्या करता है कि जो उसके बाहरी छिलके होते हैं वो कठोर होते हैं, वो जल्दी गर्म नहीं हो पाते। मतलब गर्म होता है लेकिन उसकी सहनशीलता ज़्यादा होती है, गर्मी को सहने की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए वो नहीं पिघलता है। अंदर वाला हिस्सा पिघल जाता है, और पिघलता है तो अंदर वाला हिस्सा बाहर की ओर निकलता है। तब तक बाहर कहीं न कहीं से मक्का का छिलका जो होता है वो फट जाता है, और फटता है तो उसके अंदर से गीला पदार्थ बाहर की ओर निकल जाता है, और बाहर की ओर निकलता है तब तक फिर उसको वायुमंडल में यानी वायुमंडल में आता है, अर्थात हवा के संपर्क में आता है, और वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हो जाता है तो चूंकि मुलायम रहता है, जब उसको हम लोग खाते हैं तो ज़्यादा मुलायम एहसास होता है, जिसे हम लोग लावा कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मैग्मा लावा क्या है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का लावा हो सकता है, ईंट का भी लावा होता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आप चिमनियों में कभी देखे होंगे, पुराने समय के चिमनियाँ हुआ करते थे जो कि क्या कहते हैं, कोयले से उसको ईंट को पकाया जाता था। तो कहीं कहीं पर कोयला ज़्यादा हो जाता था, अर्थात ईंट के पास में अधिक कोयला होने के कारण आग अधिक रहता था, और आग अधिक रहने के कारण ईंट को बहुत अधिक गर्म कर देता था। बहुत अधिक गर्म होने पर ईंट भी क्या होता था कि बहुत अधिक गर्म होने के बाद पिघल जाता था, और पिघलता था तो थोड़ा सा उसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। बाद में जब वो गर्मी कम होती थी या वो ठंडा हो जाता था तो एक पत्थर की समान या लोहे के समान वो कड़ा हो जाता था ईंट, जिससे कि लोग देहातों में पता नहीं और भाषा में क्या कहते थे, लेकिन देहाती भाषा में उसको झावा कहते थे। ठीक है, झावा ही लावा था उस समय का, ईंट का लावा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि आग्नेय चट्टान जो होता है वो प्रारंभिक चट्टान होता है, अर्थात पृथ्वी के निर्माण में जब चट्टानें बनी तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान बना। और आग्नेय चट्टान किसे मतलब इसमें क्या बताया गया है कि मैग्मा और लावा से निर्मित हुआ, मैग्मा से निर्मित हुआ। चूंकि जमीन के अंदर खनिज दबे और बहुत अधिक दबे होने के कारण उसमें गर्मी उत्पन्न हो गया, गर्मी उत्पन्न हुआ तो वो गर्म होकर पिघलने लगे, और पिघले तो लावा के रूप में हुए। बाद में लावा से धीरे धीरे तापमान में कमी आया होगा, तो हो सकता है कि वो ठंडा हुआ होगा, और हुआ होगा क्या हुआ, और ठंडा होने के बाद वो बना तो आग्नेय चट्टान बना। ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बेसाल्ट है, ये सब चट्टान है। ठीक है, मैं आपको अब बता रहा हूँ दूसरा नंबर अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टान आप अवसाद नाम से स्पष्ट कीजिएगा। अवसाद का मतलब होता है सड़े गले, टूटे फूटे, बिखरे हुए अवस्थाएं या पदार्थ। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे अगर टूट फूट जाए, जैसे पेड़ अगर हरा भरा है तो ठीक है,
अगर उसकी टहनियाँ सूख कर टूट जाए, उसके पत्ते टूट कर गिर जाएँ, सूख जाए, तो वो बन जाते हैं अवसाद। ठीक है, मनुष्य है जब तक जिंदा है, ठीक है, मरने के बाद उसके शरीर का विघटन होने लगता है, शरीर सड़ने लगता है, ठीक है, और सड़ता है तो वो हिस्सा जो है, जो हिस्सा सड़ता है वो बन जाता है अवसाद। या किसी भी जीवों के मरने से उसके शरीर का विघटन होना, शरीर का नाश होना, जो पदार्थ नाश होकर पदार्थ जो तैयार होता है वो कहलाता है अवसाद। ठीक है, तो इसे कहते हैं अवसादी चट्टान। इसमें क्या होता है कि चट्टानों के टूटने से, आग्नेय चट्टान के टूटने से, चट्टानों कहा गया, किसी भी तरह की चट्टान टूट जाए तो चट्टानों के टूटने से या खंडित होने से, टूटना और खंडित होना एक ही बात है, साथ ही साथ ये जीवों के अवशेष से, मतलब किसी भी तरह के जीवों के मरने के बाद उसके शरीर का अवशेष यानी बचा हुआ भाग, शरीर का सड़ा गला हिस्सा भी होता है, और उसके मिलने से यानी चट्टान के टूटने से और जीवों के सड़े गले हिस्से को मिलने से बनता है अवसादी चट्टान। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया अवसादी चट्टान किससे बनता है। तो अवसादी चट्टान बनता है चट्टानों के टूटने से और खंडित होने से यानी बिखरने से, साथ साथ उसी टुकड़े में, चट्टानों के उसी टुकड़े में जीव जंतुओं के अवशेष के मिलने से निर्मित होता है चट्टान। कौन चट्टान? अवसादी चट्टान। उदाहरण इसमें मैं बता दे रहा हूँ, बालू पत्थर, चूना पत्थर और सेंघा नमक। ठीक है, नमक सीधे मत सोचिएगा, सिर्फ नमक नहीं, सेंघा नमक, क्योंकि नमक कैसे बनता है ये आपको पता है। नमक बनता है समुद्र के जल से, समुद्रों से नमक तैयार किया जाता है। उसका समुद्र का जल जब लहरों के द्वारा धरातल की ओर आता है, चूँकि समुद्र का जल खारा होता है, इसमें नमक की मात्रा होती है, लवण की मात्रा होती है, तो जब वो चलता है किसी खास दिशा की ओर आपस में टकराते हुए तो उससे झाग उत्पन्न होता है, और वहीं झाग टकराते हुए सीधे स्थल पर जाकर फैलता है और फिर जल वापस लौट जाता है, और झाग जो होता है वो स्थल पर टिके हुए रह जाता है। उसी झाग को इकट्ठा करके उसे दवाएं डालकर या उपयोगी चीज़ें डालकर उसे साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद नमक प्राप्त किया जाता है। तो ये जो नमक है, ये नमक चट्टान है, ध्यान रखिएगा, ये नमक क्या है? तो चट्टान है। इस नमक को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो दुकान से जब आप खरीदिएगा तो ये नमक आपको पत्थर की तरह मिलेगा, बड़े बड़े या जितने भी टुकड़े हो, टुकड़े के रूप में बड़े बड़े टुकड़े इसके मिलेंगे। इसको आपको कूटना पड़ेगा, महीन बुरादा बनाना पड़ेगा, फिर आप खा सकते हैं। स्वादिष्ट कुछ अलग होता है। तो सेंघा नमक भी क्या है? चट्टान है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, और वो है रूपांतरित चट्टान। मैंने बताया था रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान एक ही है, यहाँ पर लिखा गया था रूपांतरित या कायांतरित। रूपांतरित को कायांतरित क्यों कहते हैं? रूपांतरित मतलब रूपों में अंतर होना। चट्टान है, अग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ठीक है, लेकिन न अग्नेय है न अवसादी है, इसके रूप में अंतर है। जबकि ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो ही तरह के चट्टान मूल रूप से होते हैं, एक अग्नेय और दूसरा अवसादी। तीसरा चट्टान कैसे बनता है? तीसरा जो रूपांतरित चट्टान है वो इन्हीं दोनों चट्टानों से बनता है, अग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको रूपांतरित, या तो अग्नेय चट्टान का रूप में अंतर हो जाए या फिर अवसादी चट्टान के रूप में अंतर हो जाए। तो रूप में अंतर होने का मतलब कायांतरित, काया मतलब होता है शरीर, यानी उसकी बनावट में परिवर्तन हो जाए, उसको कहेंगे कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो इसमें क्या होता है? गर्मी या दाब के कारण, गर्मी या दाब के कारण, अधिक अगर दाब होगा, दबाव अधिक होगा तो भी गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, या बिना दबाव के ही किसी कारण से अगर गर्मी उत्पन्न हो जाए और चट्टानें बहुत अधिक गर्म हो जाए, कौन कौन? अग्नेय और अवसादी चट्टान। तो गर्म होकर जब ये पिघलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इससे बन जाता है एक अलग चट्टान, जिस चट्टान को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। इसका उदाहरण क्या है? एस्लेट। एस्लेट एक विशेष प्रकार का चट्टान होता है, ठीक है, जो चिकना होता है और कड़ा भी होता है, बहुत कड़ा होता है। उसके बाद है संगमरमर। संगमरमर का आप नाम सुने होंगे, और इसके बारे में एक आपको हास्य तो याद ही होगा कि कभी कोई टीचर है जो पूछते हैं बच्चों से कि बताओ संगमरमर किसे कहते हैं। एक बच्चा खड़ा होता है, बोलता है कि सर मुझे इसका आंसर मालूम है। टीचर पूछते हैं कि ठीक है बताओ, तो वो बताता है कि संगमरमर मतलब दो व्यक्ति जब साथ साथ मरते हैं तो उसको कहा जाता है संगमरमर। ध्यान रखिए, दो व्यक्ति जब साथ साथ मरते हैं
तो होता है संगमरमर। शब्द पर ध्यान के, संग मतलब साथ, मरमर मतलब बार बार मरो या मर जाओ, तो जो साथ साथ मरते हैं उसको संगमरमर कहा जाता है। जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर इसको भी देखा जाए संगमरमर साथ साथ मरने में, तो साथ साथ कौन कौन मरा था? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, ये दोनों मरे थे, तो बना क्या था? संगमरमर। ठीक है, अर्थात संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर से। ध्यान रखिएगा, संगमरमर का निर्माण होता है चूना पत्थर से। किसी कारणवश जमीन के अंदर चूना पत्थर है और चूना पत्थर में कहीं से किसी भी विघटन के कारण या किसी भी परिवर्तन के कारण, किसी दरार के माध्यम से अगर जल का रिसाव हो जाए, ठीक है, और जल का रिसाव होने के कारण चूना पत्थर में जलन उत्पन्न हो जाता है, जलने लगता है, और जलते जलते वो काफ़ी अधिक गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो पिघल जाता है, मैग्मा के रूप में धारित हो जाता है, मतलब मैग्मा का रूप धारण कर लेता है, और फिर धीरे धीरे किसी कारणवश जब तापमान कम होता है तो फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है, और ठोस अवस्था में आता है तो वो कहलाता है संगमरमर। तो अगर बच्चे ने ऐसा कहा था कि साथ साथ दो व्यक्ति मरते हैं तो संगमरमर कहा जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए वो हास्य था, लेकिन समझने के लिए सही था। तो इसमें क्या हुआ कि बालू पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर इत्यादि, संगा नमक, ये सब चट्टाने हैं। लेकिन बालू पत्थर या चूना पत्थर, विशेष करके चूना पत्थर जब आपस में, मतलब चूना पत्थर में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उससे बन जाता है संगमरमर। तो अब शायद आप पूरी तरह से इस वीडियो को देख चुके होंगे और समझ गए होंगे कि चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने होते हैं, मतलब चट्टान के कितने रूप हैं, और किस चट्टान को क्यों उसके नाम से जाना जाता है, ये सारी बातें। कुछ मैं आपको यहाँ पर जीके के लिए बता दूं कि पृथ्वी का निर्माण 200, लगभग 200 खनिजों से हुआ है। ये ध्यान रखिए, किसी भी हालत में खनिज से ही चट्टान का निर्माण होता है, ये पहले बता चुके हैं हम, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो पृथ्वी का निर्माण लगभग 200 खनिजों से हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों का निर्माण, ज़्यादातर चट्टान पदार्थों इत्यादि का निर्माण, मतलब ज़्यादातर चट्टानों का निर्माण 20 खनिजों से होता है। मतलब 20 तरह के, मतलब 20 ऐसे खनिज हैं, 20 ऐसे खनिज हैं जो ज़्यादा उपयोगी हैं और ये महत्वपूर्ण है। अतः इन 200 खनिजों को हम बहुत अधिक ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि हम जानते हैं कि 200 यानी 20 खनिज ही ऐसे हैं जिससे कि ज़्यादातर चट्टानों का निर्माण होता है। और मैं बता दूं, चट्टान में जैसे खनिज बहुत सारे हैं, जैसे नाम यहाँ पर अभ्रक है, चूना पत्थर है, नमक है इत्यादि, ऐसे बहुत सारे खनिज हैं। 200 खनिज हैं, लेकिन 20 खनिजें ज़्यादा उपयोगी होती है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को 20 खनिजों के बारे में अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम लोग देख चुके हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।